यस। सो एनीवेज हम बात करें कि डेविएशंस फ्रॉम स्पेसिफिकेशन इज अनदर एरर कॉजिंग कैटेगरी के एरर जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग है इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस और इसकी बेस पे आपकी आने वाली जो स्टेजेस हैं सब्सिक्वेंट स्टेजेस हैं एनालिसिस डिज़ाइन कोडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और टेस्टिंग वो सारी बेस करती हैं. So if you on your own in your own intention you have tried to deviate from the specifications, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो आने वाली तमाम जो स्टेजेस हैं और तमाम पर्सनल पर्सनस हैं जो उससे उन स्टेजेस पे इन्वॉल्व हैं वो सारे इफेक्ट होंगे और उन अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं. और इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एरर को आइडेंटिफाई करना और उनको रिमूव करना ये बहुत एसेंशियल है फॉर सम you can say business organization. It is of utmost importance like airplanes, health and so on, military. So ये सब चीज़ें important हैं in that sense. So in any situation if you are trying to adopt quality software सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपके आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक मैच्योर और क्वालिटी प्रोसेस अडॉप्ट करती है तो यू शुड नॉट डेविएट. इसका मतलब है कि यू आर नॉट गोइंग टू डेविएट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशंस एट ऑल. और इस तरह से आप एक प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए उसको फॉलो करते हुए आप यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो द स्पेसिफिकेशंस and thus you will be limiting the errors. Second, fourth one is the architecture and design errors. Although ये errors जैसे कि पीछे परसेंटेज से में हमने देखा था कि ये भी 4-5% errors होते हैं. आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एरर्स 2% ओनली. सो ये जो एरर्स हैं ऑल्दो ये बहुत कम होते हैं लेकिन इट माइट हैपन, ठीक है. और ये भी एक इस इन एरर्स के लिए भी एक क्या कहते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एरर्स किसी ना किसी ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आते हैं. सो ऑब्वियसली बात है आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन आर आल्सो डन बाय ह्यूमंस और ऑल्दो दे आर वेरी लेस इन क्वांटिटी क्योंकि आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन एरर्स को इतनी सवेयर नहीं हो सकते कि आपको वो किसी बड़े फेलियर की तरफ जा सके. लेकिन बाकी एरर्स जो हैं वो ultimately they become very serious failures as well. The fifth one is coding errors. So इसमें टेस्ट कोड भी शामिल है. So coding errors जो कि मेरे ख्याल में among all of the errors या कि among all the categories of different categories of errors, coding errors are the errors which normally people identify very easily or very frequently. क्योंकि आप अगर टेस्टिंग करते हैं और तो आपके बहुत सारे कोडिंग एरर्स सामने आ जाते हैं. तो या नॉर्मली लोगों के कंसंट्रेशन या फोकस जो होता है वो कोडिंग एरर्स को आइडेंटिफाई करने, उनको इरेडिकेट करने, उनको रिमूव करने में होता है rather than all different other types of errors. क्योंकि उन जो स्पेसिफिकेशन में, रिक्वायरमेंट में या डिज़ाइन आर्किटेक्चर में एरर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना मोस्टली इट इज़ अ वेरी ट्रबलसम जॉब और उसके लिए आपको बहुत ही कम्पिटेंट लोग चाहिए उनको आइडेंटिफाई करके रिमूव करने के लिए. सो दैट्स वाई पीपल जस्ट टेक इट एज अ वेरी नॉर्मल जेस्चर के वो उनको इग्नोर करते हैं. बट पीपल लेकिन नॉर्मली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे आप अक्सर सुनते हैं कि लोगों के पास सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो पर्सनल्स होते हैं. Sixth one is non-compliance with current processes या procedures. तो
जैसे कि हमने पहले बात की थी भी, किसी भी मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत मेच्योर है तो दैट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इंश्योर्ड हो सकती है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है उसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, और वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, क्लाइंट साइड पे भी हो सकते हैं और डेवलपर साइड पे भी हो सकते हैं। उन सब प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स को फॉलो करना, उनके साथ कंप्लाइंट रहना, उनको उनको हमेशा नज़र में रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो जितने आप स्टैंडर्ड सुनते हैं, आईएसओ है जैसे, तो आईएसओ को ये स्टैंडर्ड्स किस वजह से हैं? ये दे आर द फिक्स या standard procedures or processes that you can use, and you can comply, and you can just get rid of those errors. So non compliance with the current processes or procedures जो है वो भी errors का सबब बनता है। So अगर आपको unintentional या ऐसे error से छुटकारा पाना है जिनको identify करना मुश्किल होता है, तो it is better कि you comply with the procedures, and uh, with some procedures and processes which are in place or in industry practice as well. Then, seventh one is the inadequate reviews and testing. So आपकी इन रिव्यूज और टेस्टिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस में, और ये एरर्स को कंट्रोल करने, आइडेंटिफाई करने में, उनको रिमूव करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स माने जाते हैं। सो एक एरर कॉजिंग जो रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है कि आपकी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, जो टेस्ट आपने रन किए हैं टू मेक द टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, और जो आपने रिव्यूज़ किए हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोसेस के रिव्यूज़ हो सकते हैं, वो नाकाफ़ी हैं। ठीक है, यू हैव नॉट रन एनफ number of tests or quality of process tests, or you have gone through inadequate documents, you have reviewed inadequate amount of documents. So these can be some of the you can say processes which fall into this category, और वो error causing का बायस बनते हैं। Eighth one is documentation error. डॉक्यूमेंटेशन एरर वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, या वहाँ पे इसकी अहमियत नज़र आएगी जहाँ पे सिस्टम को मेंटेन करने या उसको अपग्रेड करने, अपडेट करने के लिए आप लेके जाते हैं, या उसको किसी फ्यूचर प्रोडक्ट में रीयूज करने के लिए आप लेके जाते हैं, और यू फाइंड इट कि देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन एरर that exist in the you can say document only. So होता ऐसा है कि एक्चुअल प्रोडक्ट में शायद वो एरर ना हो, वो डिफेक्ट ना हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में वो एरर एग्जिस्ट कर रहा हो। दैट मीन्स कि एक्चुअल प्रोडक्ट में हो सकता है कि वो डिफेक्ट या वो फेलियर वो रिपोर्ट ही ना हुआ हो, लेकिन you can clearly identify it from in documentation that there is some human made mistake in the documentation, and it is giving misinformation, or it is not giving you the right information you were expecting. So the all those kind of errors fall into the documentation. ये बहुत सारी किस्म के हो सकते हैं एरर्स इसमें। इसमें आपकी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन पे भी डिपेंड करता है। इफ़ यू फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि इंग्लिश में आप डॉक्यूमेंटेशन करें एंड यू आर नॉट दैट फ्लुएंट इन द इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश वोकैबुलरी में, तो हो सकता है आप जो बात डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, सो जब एंड एंड पे बहुत अरसे बाद कोई उसको बाद में कोई पढ़ता है तो उसको वो वैसे कन्वे ना हो रही हो जो आप कहना चाह रहे थे। सो ये तमाम जो एरर्स हैं ये हमने इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखा। आगे इनकी डिटेल मौजूद है।
जो हम बारी बारी देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की प्रॉब्लम्स विद डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। सो या सो प्रॉब्लम विद डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना एक आजकल के ज़माने में एक स्पेशलिटी गिना जाता है। जस्ट लाइक प्रोग्रामर्स, जस्ट लाइक डिज़ाइनर्स, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस गाइस। सो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट को गैदर करना, उसको उसको डिफाइन करना, ये एक स्पेशलिटी है। और अ, ये नॉर्मली बिजनेस एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करके देते हैं, डिफाइन करके देते हैं। सो इसमें आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस भी होती हैं सो रिक्वायरमेंट डेफिनेशंस में, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं, ये इधर लिंक दिया हुआ है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, अगर आप कोई करना चाहता है। सो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इस रिक्वायरमेंट डेफिनेशन से रिलेटेड। जैसे कि जिसमें ये हो सकता है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो इट इज़ नॉट रिटन इन क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज मैनर। सबसे पहली बात तो ये। और इसका क्लियर, करेक्ट और कंसाइज मैनर का मतलब ये है कि या तो वो बहुत एम्बिगुअस लैंग्वेज में लिखा गया है, या बहुत ज़्यादा वे क्या कहते हैं, कंसाइज कंसाइज मैनर में नहीं लिखा गया, मतलब उसमें बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं। और उसमें या उसमें करेक्टनेस के इश्यूज हो सकते हैं कि वो जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं वो करेक्ट नहीं है। सो इन आइदर वे इट लीड्स टू द एरर्स। और क्योंकि यही जो डॉक्यूमेंट है, रिक्वायरमेंट है, वो कन्वर्ट होती हैं स्पेसिफिकेशंस में, और जिसको आर्किटेक्चर डिजाइनर्स, प्रोग्रामर्स और टेस्टर्स लेटर ऑन वो यूज करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है वो अगर वेल रिटन नहीं है, सो it will affect the whole process and the team as well. सो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ आउटलाइन की गई हैं जो कि रिक्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी है कि टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, आप आइडेंटिफाई करें स्टेक होल्डर्स को। स्टेक होल्डर से मतलब वो लोग जिनके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट से, या पार्टिसिपेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, उसमें वो क्लाइंट भी हो सकते हैं, आपके डेवलपर्स हैं, एनालिस्ट है, एंड सो ऑन। जो जो लोग भी उस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर द की प्लेयर्स, दे आर द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि उन्होंने ही उसकी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है। So ultimately, the identification of all the stakeholders is the one of the most important activity during this phase. Then managing the meetings. So it is one of the toughest tasks to schedule the meetings. मुझे अक्सर याद है कि इवन हम लोग पीएचडी में जब थे तो पीएचडी में सुपरवाइजर से मीटिंग स्केड्यूल करना वो समटाइम्स हेडेक बन जाता है, क्योंकि आपको जो टाइम आपके पास अवेलेबल होता है वो सुपरवाइजर के पास समटाइम्स अवेलेबल नहीं होता, और एंड एंड देयर आर क्लैशेस एवरीवेयर, और आपको समटाइम्स एक वीक में जगह भी नहीं मिलती, तो आपको दो बाई वीकली मीटिंग करनी पड़ती है, या एंड सो ऑन। सो और ये तो छोटे साटे की बात कर रहा हूँ। इमेजिन दैट कि आपके एक ही रिक्वायरमेंट आपने जो गैदरिंग करनी है, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन करनी है, उसके लिए आपके कितने स्टेक होल्डर्स मौजूद है, और उन सब के लिए आपने एट अ टाइम मीटिंग्स अरेंज करनी है। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर जैट सेशंस। सो जैट सेशंस में आप को सबको साथ लेके चलना है, उनको 4 to 5 डेज के लिए एक वर्कशॉप और या मल्टीपल वर्कशॉप्स के लिए उनको अरेंज करके उनको राजी करना है, और उनको
facilitate करना है. So arranging meetings या managing meetings is very important in the requirement definition. फिर interviewing techniques, आपके पास कैसी इंटरव्यूइंग टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकें द डिफरेंस बिटवीन विशेस, एक्सपेक्टेशंस एंड एक्चुअल नीड्स. सो विशेस, हर बंदे की ख्वाहिशात हर हर स्टेक होल्डर की अलग अलग हो सकती हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. लेकिन विशेस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो लोग भी मीटिंग्स में आ रहे हैं, स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, कि कौन सी बात उनकी अपनी पर्सनल विश है, कौन सी उनकी एक्सपेक्टेशन है और कौन सी एक्चुअल नीड है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टेक्निक. अगर आप किसी एग्जेक्टिव लेवल जो बंदे से आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंटली उससे टाइम नहीं मिलेगा बार बार उसका इंटरव्यू करने का. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और वेरी विजिलेंट in identifying that what are his wishes, what are his expectation and what are his actual needs. उसे एक्चुअल चाहिए क्या है. ठीक है. सो यहाँ पे एक डायग्रामेटिक जो वे में इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है, ब्रॉडन किया गया है कि विशेस, एक्सपेक्टेशन और नीड्स आपके जो है वो इस प्रोसेस में, रिक्वायरमेंट में आपकी आती हैं और उनको आप डिफरेंट चीज़ों में आप सब डिवाइड कर सकते हैं. जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे व्हाट नीड टू बी एक्सिक्यूटेड. कुछ कॉन्स्टेंट हो सकती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस. और कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे क्वालिटी रिक्वायरमेंट आपकी कुछ हो सकती हैं. सो दीज आर अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स. इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिसका डोमेन नॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, इंटरव्यू की टेक्निक्स है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है और रिक्वायरमेंट की क्लासिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन है. सो ये एक बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का एक सिनेरियो यहाँ पे दिया गया, ओवरऑल जनरल. फिर हम आते हैं, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं कि क्लियर एंड कंसाइज. Wait a minute, I should allow some student. Clear and concise documentation of functional requirements, performance requirements, obligations and properties of future system. So एक तो बात ये कि आप इन सारी requirements जो कि चाहे obligations हैं, चाहे future system की properties हैं, performance requirement हैं, and so on, इन सब से related आपके पास clear और concise documentation होनी चाहिए. ठीक है. क्लियर कंसाइज, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो दो वर्ड्स साथ साथ यूज हुए हैं, एक क्लियर, दूसरा कंसाइज. सो इसमें वैसे थर्ड जो टर्म करेक्टनेस भी आनी चाहिए. क्लियर, करेक्ट एंड कंसाइज डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है. एक तो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा कंसाइज होना चाहिए, उसमें कोई बहुत लेंथी पैराग्राफ्स या ओवर एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए. तीसरा वैसे करेक्टनेस भी होना चाहिए. So another point is applying systematic techniques for requirement elicitation. आप कोई systematic technique apply करें requirement को gather करने के लिए. उसके अलावा अपनी priorities को और changes को manage करने के लिए आपके पास कोई mechanism होना चाहिए. So let me see कि और ये कितना लेंथी है, I guess अभी काफ़ी पड़ा हुआ है. So मैं ख्याल में आज यहाँ तक ही रखते हैं. यहाँ तक अगर किसी को के जहन में कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क.